हम आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा के विकास से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने इसके 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। आज इसका लास्ट वीडियो जिसमें 1913 उसके बाद में शिक्षा के लिए कौन से प्रयास किए गए उनका अध्ययन करेंगे। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। उसके बाद 1906 के अंतर्गत बड़ौदा रियासत ने सभी लोगों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार प्रदान किया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से जो प्रारंभ हुआ, उसके बाद में भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। अतः राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव लगाया कि वे संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को लागू करें। लगातार ऐसा दबाव ब्रिटिश सरकार पर भारतीय जो नेता हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा था। ऐसी ही मांग गोपाल कृष्ण गोखले ने विधान परिषद में व्यापक रूप से उठाई। तो सरकार के ऊपर लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण सरकार ने 21 फरवरी 1913 को एक प्रस्ताव दिया, एक नीति की घोषणा की और इसमें काफ़ी चीज़ें वही थी जो गोपाल कृष्ण गोखले लगातार उठा रहे थे। इस प्रस्ताव के माध्यम से कुछ चीज़ें आईं, जैसे सरकार ने अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग को नकार दिया। यद्यपि आवश्यकता बताई कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार खुद ने किसी राइट के रूप में, अधिकार के रूप में ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा कि निरक्षरता समाप्त करने की नीति लागू की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में है कि प्रथम में यह है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को तो नकार दिया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया गया। पॉइंट नंबर 3, इस प्रस्ताव में सरकार ने प्रत्येक प्रांत में एक यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। ये 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के लिए नकारा, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार किया और हर प्रांत में एक यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्रेरित किया कि वे समाज के निर्धन और अत्यंत पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया। उसके बाद में 1917 में सैडलर आयोग बना। सैडलर आयोग मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी के विकास के लिए था कि भारतीय विश्वविद्यालयों का जो समस्याएं हैं और उनमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से शिक्षा की उन्नति हो, विशेषकर यूनिवर्सिटी की। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यूनिवर्सिटियों के ऊपर अत्यधिक नियंत्रण लगाया और ये माना गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रतिबंध यदि कहीं हैं तो वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे हैं। धीरे धीरे आवश्यकताएं इस बात की हुई कि यूनिवर्सिटीज़ को स्वायत्तताएं मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटियों के अध्ययन के लिए 1917 में सैडलर आयोग बना। सैडलर लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति थे और उनकी अध्यक्षता में 1917 में आयोग का गठन किया, जो मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं और संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाया गया। इस आयोग में 2 भारतीय व्यक्ति भी थे। पहले सर आशुतोष मुखर्जी, द्वितीय जियाउद्दीन अहमद। तो 2 भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आयोग ने विचार दिया कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता जब तक नहीं सुधरेगी तब तक की माध्यमिक शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा जाएगा। और आयोग ने 1904 के अधिनियम की निंदा की और कहा कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का तालमेल सही नहीं है, उन दोनों का तालमेल होना अत्यावश्यक है। फिर इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिशों में प्रथम थी कि विद्यालय शिक्षा 12 वर्ष की हो
और उसके तदुपरांत ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश होना चाहिए। जैसा वर्तमान में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन विद्यार्थियों को मिलता है। द्वितीय, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की उपाधि 3 वर्ष की हो, जैसा वर्तमान में है। तृतीय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ऑनर्स कोर्स पास कोर्स से अलग होना चाहिए। चतुर्थ, भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके कलकत्ता विश्वविद्यालय को बंगाल सरकार के अधीन करना चाहिए। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन था, वहाँ से उनको बंगाल सरकार के अधीन करना चाहिए। 5, ढाका में एक और यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए ताकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर भार कम हो, और इसी प्रकार का प्रयास ये होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालयों के भी जिनके ऊपर भार है उनके भी अन्य केंद्र बनाए जाने चाहिए। 6, कलकत्ता विश्वविद्यालयों में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनना चाहिए और महिला शिक्षा की सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। सैडलर कमीशन की सिफारिशें हैं। 7, ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए जहां अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएं हों। तो ये सिफारिशें सैडलर आयोग ने मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए दी थी। प्रगति, इसके बाद क्या हुआ? सैडलर आयोग के सुझावों पर संयुक्त उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई और भारत में काफ़ी विश्वविद्यालय इसके बाद बनते हैं। सन 1916 से 1921 के बीच काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, जैसे मैसूर और बनारस यूनिवर्सिटी 1916 में बनी, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, 1920 में अलीगढ़, 1921 में लखनऊ, 1918 में उस्मानिया हैदराबाद। तो ये नए विश्वविद्यालय बनते हैं। उसके बाद एक और कमेटी बनी, हार्टोंग समिति 1929। अलग अलग आयोग बने, अलग अलग नीतियाँ बनी, इसके बावजूद भी न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही निजी क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ। इससे शिक्षा पद्धति की निरंतर आलोचनाएं हुई। अतः सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में 1929 में एक सहायक समिति बनाई भारतीय सांविधिक आयोग के लिए और जिसको शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। तो हार्टोंग समिति 1929 में बनी। हार्टोंग समिति ने क्या सिफारिशें दी? हार्टोंग समिति की पहली सिफारिश ये थी कि प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा सुधार करने पर बल देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर इन्होंने जोर दिया। द्वितीय, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तृतीय, विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयास किए जाएं तथा उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को मिले जो योग्य हों। जो बच्चे योग्य नहीं हैं उनको हायर एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। अब प्रोग्रेस देखते हैं। हार्टोंग समिति की सिफारिश पर सन 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। ये मूल रूप से 1920 में बना, 1923 के आसपास इसको भंग कर दिया, 1935 में फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना। अब है एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, जो महात्मा गांधी की है, बेसिक एजुकेशन स्कीम। बुनियादी शिक्षा योजना 1937 की है और ये मूल रूप से इसकी घोषणाएं वर्धा में हुई। हुआ ये कि 1935 की भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और प्रांतों में कांग्रेस के नेतृत्व में काफ़ी लोकप्रिय मंडल बने, उनकी सरकारें बनी। तो अब ये हुआ कि प्रांतों में शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए, इसलिए भारत में अलग अलग लोग सोचते थे और इसी प्रयास में गांधी जी ने भी शिक्षा पे अपने विचार प्रकट किए। अलग अलग लेखों के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपना समाचार पत्र था द हरिजन, तो उस हरिजन में काफ़ी लेख लिखे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सन 1937 की ये बात है
कि गांधी ने द हरिजन पत्र के माध्यम से एक शिक्षा की योजना का प्रस्ताव दिया। क्योंकि ऐसा वर्धा से वो लिख रहे थे, इसलिए इसको वर्धा योजना भी कहते हैं। कालांतर में गांधी जी ने जो अलग अलग लेख दिए उनको संकलित करके एक व्यवहारिक शिक्षा योजना तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। तो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उन्होंने गांधी जी के विचारों को एक जगह संकलित किया और उसको हमने बुनियादी शिक्षा कहा। योजना का मूलभूत सिद्धांत ये था कि हस्त निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, जिससे अध्यापकों का वेतन भी निकलेगा और विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में 7 वर्ष का विद्या अध्ययन भी करें। मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें इसमें थी? पहला ये था कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी, ये बुनियादी शिक्षा में था। द्वितीय, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो ताकि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। तृतीय, हर छात्र छात्रा को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और ये शिक्षा मुख्य रूप से हस्तकलाओं की मिलनी थी। लेकिन कालांतर में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने भी इस्तीफा दे दिया, इस कारण ये योजना लागू नहीं हो सकी। सार्जेंट योजना 1944 की बात है। 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना और उसने 1944 में एक राष्ट्रीय योजना की सिफारिश की और इस सलाहकार बोर्ड मंडल के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट थे। वो मुख्य परामर्शदाता थे इस समिति के, इसलिए इस योजना को सार्जेंट योजना कहा गया। 1944 में ये बनी। सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय देश भर में स्थापित होने चाहिए। द्वितीय, 6 वर्ष से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। तृतीय, 11 से 17 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था हो। चतुर्थ, समिति ने उच्चतर विद्यालयों की स्थापना की बात भी कही और कहा कि 2 तरह के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। कुछ विद्या विषयक होनी चाहिए जो विषय संबंधित शिक्षाएं दें, और द्वितीय प्राविधिक टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक शिक्षा वाले होने चाहिए। ऐसे 2 तरह के विद्यालयों की स्थापना की इन्होंने बात कही। सार्जेंट योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त किया जाना था और 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण होना था, लेकिन खैर समिति ने घटाकर इसको 16 वर्ष कर दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद फिर नई नीतियाँ बनी, नए आयोग बने, नई शिक्षा नीतियाँ बनी, जो आगे किसी अन्य चैप्टर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।